हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक अगेन इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सर्कल। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है यहाँ पे, इस चैप्टर को अगर हम समझना चाहते हैं ना तो इसके एक बारीकी पॉइंट को जरूर देखना जरूरी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स इसको ग्राफिकली भी विजुलाइजेशन करना चाहिए कि जो इसके पॉइंट्स होते हैं, सम टर्मिनोलॉजी होती है सर्कल में जो इसको रिलेट करती है, तो उसको हम ग्राफिकली भी समझेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। बिल्कुल फंडामेंटली स्टार्ट करेंगे चैप्टर को और एडवांस लेवल पे लेके जाएँगे और कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम बेहतर से बेहतर सर्कल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। और 100% है कि यहाँ से 3 टू 4 क्वेश्चन आएँगे। और अगर इस चैप्टर को आप समझना चाहते हो तो इससे पहले स्ट्रेट लाइन को ज़रूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना? जैसे मैंने उस स्ट्रेट लाइन में कुछ बेसिकली बताई थी आपको टर्म्स, जैसे पेयर ऑफ लाइन के बारे में बताया था। तो उसी के बेस पे इसका एक आप स्टेप है सर्कल। ठीक है ना? अगर इस चैप्टर को समझ गए तो आप इसको इंटरलिंक कर पाओगे कई अदर चैप्टर से। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, जो हमारा टॉपिक है सर्कल, और बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? ओके। सर्कल कुछ टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सरकमफेरेंस, एक वर्ड यहाँ पे आया सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है? ये जो आपकी आउटर लेयर होती है, द आउटर एज ऑफ सर्कल। सर्कल की जो आउटर एज होती है, दैट मीन्स इसके बारे में बात कर रही है, जो आउटर एजेज ऑफ अ सर्कल, दैट इज कॉल्ड सरकमफेरेंस। तो बेसिकली इसकी लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, तो बिल्कुल बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। बेसिक आर इज द रेडियस। ठीक है ना? आर इज द रेडियस। रेडियस क्या होती है? सरकमफेरेंस से सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल के बीच की डिस्टेंस। बेटा बार बार मैं एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ों को पॉइंट को समझेंगे, तो पेशेंस के साथ बैठो। जो आपके लेवल ऑफ द क्वेश्चन है वहाँ तक भी जाएंगे। ठीक है ना? बट चीज़ों की एक बार रिवीजन ही समझ लेना। अगर कई बच्चों को इस ये पॉइंट अगर पता हो तो कोई वो मत सोचना कि हाँ एक बार को देख लो आपका रिवाइज ही हो जाएगा। ठीक है ना? डायमीटर क्या होती है? टोटल लेंथ। ये अगर रेडियस का 2 टाइम्स कर देंगे तो डायमीटर बन जाता है। दिस इज द डायमीटर। दिस वन इज द कॉर्ड। कॉर्ड इज व्हाट? जब सर्कल की सरकमफेरेंस के कोई दो पॉइंट अगर मीट करता हूँ, एक लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। ओके। और कॉर्ड क्या करती है? दो पार्ट्स में डिवाइड करती है सर्कल को, तो ये सेगमेंट हो गया। ठीक है? दे स्मॉल एरिया का सेगमेंट तो उसको हम बोल देते हैं माइनर सेगमेंट, और एक बड़ा सेगमेंट बनता है तो ये मेजर सेगमेंट। ठीक है ना? टेंजेंट, टेंजेंट तो आप लोगों को पता है कि कर्व, कोई भी कर्व हो उसके पॉइंट को टच करके पास होने वाली लाइन, तो ये टेंजेंट है। क्लियर है कि नहीं? सेकंड, सेकंड बेसिकली एरिया की बात करते हैं। जैसे कि एक एंगल थीटा पे ये वाला एरिया सबटेंड हो रहा है बाय द सर्कल। ठीक है? सर्कल की रेडियस तो एरिया को सबटेंड करी, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना? तो सेक्टर आपका ये हो गया, सेगमेंट आपका ये हो गया। जब कॉर्ड कॉर्ड किसी एरिया को कट करती है, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। जब दो रेडियस के बीच में, और ये जो आपकी आर्क है इसको बेटा आर्क बोलते हैं। कोई भी सेक्शन, स्मॉल सेक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस, आर्क और दो रेडियस के बीच में जो आपका एंगल सबटेंड होता है एट एंगल थीटा, जो एरिया कवर करता है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है? और सेगमेंट क्या होता है? जो कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड एंड आर्क की द्वारा जो सर्कल के एरिया कवर होता है। आर्क, ये भी आर्क है, दो पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, कोई भी टू पॉइंट्स अगर सर्कमफेरेंस में मीट करता तो आर्क बनेगी। तो ये जो एरिया कवर करोगे तो आपका हो गया सेगमेंट। ओके। दिस वन इज द सेगमेंट। ये आपका हो गया सेक्टर। ओके। सेक्टर और सेगमेंट में बेसिक सिर्फ यही अंतर है। और जो ये क्या करते हैं? एरिया को कवर करते हैं। ठीक है ना? सेगमेंट में भी देखो बेटा यहाँ पे लिखा है द एरिया इनसाइड अ सर्कल एनक्लोज बाई आर्क रेडियाई। ठीक है? आर्क रेडियाई कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। कॉर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉर्ड जो कवर करेगी आर्क एंड कॉर्ड के बीच में। और सेक्टर क्या होता है? एरिया एनक्लोज बाई आर्क एंड टू रेडियाई। समझ रहे हो ना? आर्क एंड टू रेडियाई, तो इसको सेक्टर बोलेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। फॉर्मूला एरिया ऑफ, जब सेक्टर पूछे एरिया ऑफ सेक्टर, तो बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो आपका होता है दैट इज थीटा, जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये दोनों रेडियस, ये रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट एंगल थीटा, डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इनटू एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ याद रखना
कि जो ये आपका थीटा है, थीटा इन डिग्री होगा, थीटा इन डिग्री। बट समटाइम्स आपका अगर रेडियन में जैसे दिया हुआ है तो उस रेडियन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेडियन में हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एरिया, तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, कितना आ जाएगा आपके यहाँ से, दैट विल बी हाफ थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब जो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा आपका इन रेडियन में होगा, ठीक है ना, थीटा यहाँ पे क्या होगा, इन रेडियन। तो ये दो फॉर्मूले आपके बन के आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर दोनों फॉर्मूले सेम ही है, बट कन्वर्जन ऑफ एंगल एक जगह रेडियन में एक जगह डिग्री में, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूले। अब बात करते हैं सेगमेंट का एरिया निकालना, तो क्या करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑब्वियस है कि अगर मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो बेसिकली आपका कैसे निकालोगे, अगर मैं इन दो पॉइंट को मीट करूँ, एक मिनट इसका अलग फिगर बना लेता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट को समझाने के लिए। दिस वन इज द सर्कल सेंटर ओ, chord cover the area with arc, this point A, this point B, ठीक है ना, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट, सेगमेंटल एरिया। ओके जी, दिस वन इज द रेडियस, इसको मीट करेंगे आर, दिस वन इज द आर। ठीक है, तो ये भी एंगल एक थीटा सबटेंड कर रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे कोई एंगल थीटा सबटेंड कर रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि दिस इज द सेंटर ओ, ये पॉइंट मान लो सी, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा एरिया, एरिया ए ओ बी सी में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं, एरिया, जस्ट वेट, एरिया ए ओ बी सी में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ए ओ बी अगर मैं माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है नहीं, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है कि नहीं। तो किस तरीके से एरिया ऑफ, दिस वन इज द एरिया ऑफ, ये किसका हो गया, ए ओ बी सी इज द एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये तो आपका सेक्टर का एरिया हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अभी मैंने सेक्टर का फॉर्मूला बता रखा कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया आप लोगों को निकालना आता है, ठीक है ना, जो हाफ बेस इंटू हाइट उसके बेस पे निकाल लेते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये कुछ पार्ट्स ऑफ सर्कल के बारे में दिया, अगेन वही कि जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स सरकमफरेंशियल होते हैं, सरकमफरेंस पे लाई करते हैं, और जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड होती है, ठीक है ना। आर्क कोई भी पॉइंट जो सरकमफरेंस को किसी एक लेंथ में कट करते हैं उसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है, दिस वन इज द आर्क। दिस इज द डायमीटर, डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ, दिस इज रेडियस आर। सेकंड, सेकंड क्या होता है भाई, सेकंड कहने का मतलब जैसे कॉर्ड है, कॉर्ड के तो दो पॉइंट है, दोनों के दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, सरकमफेरेंस में। बट अगर कोई एक पॉइंट अगर ना लाई लाई करे हमारा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई ना करे, कोई एक आउटसाइड या दोनों आउटसाइड हो, तो वो सेकंड लाइन होती है, ठीक है। तो वो जो लाइन बन के आई वो क्या होगी, सेकंड, ठीक है। सेक्टर मैंने अभी आपको बताया कैसे निकालते हैं, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के दो डिग्री के टर्म में और रेडियन के टर्म में फॉर्मूला बता दिया। टेंजेंट लाइन क्या होती है, किसी भी कर्व को, जैसे सर्कल का एक पॉइंट को टच करके पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी इसको बोलते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी व्हेन द लाइन इज मेक द टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी में बन जाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इन चीज़ों को आप एक बार क्लियर कट समझ में आ जाएगा तो लैंग्वेज कैसी भी दे उसको ग्राफ में कन्वर्ट करके, अपने मैथमेटिकल कर्व में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को मैं एक बार को आपको विजुलाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है ना, 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल को जब आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी होती है, हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का हाफ, रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, डायमीटर का हाफ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाई 4 डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, अगेन वही सेक्टर जो मैंने आपको समझा दिया, जो रेडियस, 2 रेडियस एंड 1 आर्क जो एरिया कवर करती है सर्कल का, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। और कॉर्ड क्या होता है, जब दोनों सरकमफेरेंशियल पॉइंट एक लाइन को बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, टेंजेंट
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से एक लाइन ड्रॉ करना कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है ना। और कॉर्ड और आर्क जो एरिया कवर करती है, दिस वन इज द कॉर्ड, एंड आर्क जो एरिया कवर करती है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना। और स्मॉल सेगमेंट है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट एरिया, ये लिखा भी है यहाँ पे माइनर सेगमेंट। स्मॉल एरिया कवर करना, दिस वन इज द मेजर सेगमेंट, ये बड़ी आर्क है, एक बड़ी आर्क जो उसी कॉर्ड के साथ एरिया कवर करती है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ओके यहाँ पे रेडियस पाई आर स्क्वायर है। सरकमफेरेंस मैंने आपको बता दिया, सरकमफेरेंस कितनी होती है, सरकमफेरेंस मीन्स टोटल आउटर लेंथ ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। इसको हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 आर आपका डी हो जाएगा डायमीटर। ओके पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल की बात करते हैं, दिस इज द रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस एंड कॉर्ड, सारी चीज़ क्लियर है। आर्क, आर्क ये तो टोटल आर्क, ये दिस वन इज द आर्क, जैसे मान लो ये पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, तो आर्क हो गया। टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी। ओके दिस इज द सेगमेंट, सेगमेंट जब कॉर्ड विद आर्क एरिया कवर करती है सेगमेंट, रेडियस विद आर्क जो एरिया कवर होता है सेक्टर होता है, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का निकालने के लिए मैंने बता रखा था पूरा सेक्टर का एरिया निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसको माइनस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्कल थ्योरम, कुछ थ्योरम सर्कल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको एक पहली थ्योरम आती है इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहती है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये जो कॉर्ड है, कोई एक कॉर्ड ले लो आप, दिस वन कॉर्ड विद द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के साथ में कोई एंगल थीटा बना रही है, द एंगल दैट लाइज बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द अल्टरनेटिंग सेगमेंट। तो सेम कॉर्ड अल्टरनेटिंग सेगमेंट जो आपका एंगल ये है, तो ये वाला एंगल 100% इक्वल होगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सिमिलरली अगर एक कॉर्ड है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, समझ लेना ये, यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई अगर सेम कॉर्ड है, सेम कॉर्ड है डी भी यहाँ पे जैसे सेम कोड दे रखा, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं हम अलग अलग पॉइंट और उसको ट्राइंगल बनाते हैं, टू सेपरेट ट्राइंगल बाय टेकिंग द सेम बेस, और बेस हमारा क्या है, कॉर्ड है, ठीक है ना। तो एंगल सबटेंडेड बाय बोथ द ट्राइंगल, जो ए और सी के यहाँ पे एंगल सेम होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, सेगमेंट क्या है देखा जाए, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है ना, सेम होंगे कॉर्ड्स। अच्छा ये एक थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कहता है कि अगर कोई कॉर्ड है और सेंटर से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ उस कॉर्ड पे, तो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, स्प्लिट द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ऑब्वियस है, कोई भी एक पॉइंट को टच करके सर्कल से अगर पास करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और सेंटर से जब भी इस पे टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है ना। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ रेडियस इज 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ रेडियस इज 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का ही होगा, 100% होता है। बेसिकली आप सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो टेंजेंट पे तो वो 90 डिग्री का एंगल कट करेगा, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट ये सर्कल की एंगल एट अ सेंटर ऑफ थ्योरम, एंगल एट अ सेंटर ऑफ ए थ्योरम, इसमें ये कहता है कि अगर आपका कॉर्ड, कॉर्ड अगर कॉमन है, जैसे जस्ट पॉइंट ए एंड डी एंड बी, इन दोनों को मीट करके एक लाइन ड्रॉ हो रही है, जो ये लाइन है एक सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, दिस वन इज द एंगल दैट सबटेंडेड एट द सेंटर, और एक अदर देन सेंटर एंगल जो सबटेंड होगा, बट कॉर्ड आपकी सेम होनी चाहिए। तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है दैट ऑलवेज इज टू टाइम्स, ये ऑलवेज टू टाइम्स होगा then the angle subtended to the other point on the circumference if we consider the chord is same। देखो इसकी तो क्या बोला स्टेटमेंट, द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द circumference if we consider the same chord, ओके डी बी। सिमिलरली दिस वन इज द थ्योरम, अगर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ, दिस वन इज द लार्जेस्ट chord of the circle, what is largest chord of the circle, that is that is डायमीटर, और डायमीटर सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 180। अब इसी कॉर्ड को अगर मैं सेम मान के अदर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे तो 180 का हाफ एंगल बनेगा, दैट इज 90। दैट मीन्स जो आपकी थ्योरम है इसका एक एप्लीकेशन ही है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी
4 वर्टिसेस सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करे तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स का सम है वो हमेशा 180 होता है, ठीक है ना। द अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टोटल इज 180। क्लियर है ना। तो ये बेसिक बेसिक सारी थ्योरम्स मैंने सर्कल की रिवाइज कर दिया और बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा दिया, है ना। तो यही सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं सर्कल कॉनिक सेक्शन में। अगर मैं बात करूं कि कौन का अगर सेक्शन इस तरीके से कट करूं, मैं बिल्कुल हॉरिजेंटली एक प्लेट से मैंने कौन को कट किया तो एक सर्कल आउट होता है। अगर उस प्लेट को अगर मैं थोड़ा टिल्ट कर दूं तो ये हमारा इलिप्स आता है यहाँ से। बिल्कुल विजुअलाइजेशन क्लियर हो आपको, इसलिए मैंने इस तरीके से कंसीडर किया। ये आपका यहाँ से सर्कल बनता है। यहाँ से जो आपका आता है दैट इज पैराबोला, ठीक है। दिस वन इज द पैराबोला। क्लियर है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कल की जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट कम्स आउट इज 0, इंपॉर्टेंट। एंड एलिप्स की और पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इक्वल टू 1। और इन दोनों के बीच में क्या लाई कर रहा है, इलिप्स। तो हम इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है, ये कॉनिक सेक्शन में आप पढ़ोगे, इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है इलिप्स की, दिस वन ई, इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा लाई करती है जो 0 से बड़ा होगी और 1 से लेस होगी। दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स इसेंट्रिसिटी, दिस इज द इलिप्स इसेंट्रिसिटी। तो एक तरह का विजुलाइजेशन मैंने उस चीज़ को क्लियर किया कि किस तरीके से इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 1 के बीच में लाई करती है। दिस इज द रीजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम मैंने इसको फिर से एक बार इस फिगर को कंसीडर किया ताकि आपको और क्लियरिटी दूं। पैराबोला जब भी कट देखेंगे तो इस सेक्शन का इस तरीके से कट करते हैं। पैराबोला का एसेंट्रिसिटी कितना होता है, 1। सरकमफ्रेंसिया, ठीक है ना। तो उसके लिए ई इक्वल टू, बेसिकली वो सर्कल की बात कर रहा है, ई इक्वल टू 0। इलिप्स के लिए हल्का सा टिल्टेड होता है तो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ये पैराबोलाइक कंडीशन होती है जब कोई प्लेट परपेंडिकुलर कॉनिक सेक्शन को कट करती है। तो यहाँ से इस तरीके से सेपरेट होता है बीच में, यहाँ पे एसेंट्रिसिटी आपका ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर है ना। अच्छा, इस चीज़ को आपने विजुलाइज भी किया होगा, जरा ध्यान से देखा होगा। जब इस सेक्शन को मैंने कट किया बिल्कुल एंगल 0 था यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा टिल्ट हुआ, देन और टिल्ट हुआ इक्वल टू 1 पे। और बट यहाँ पे तो 90 टिल्टेड है ना, वो प्लेट जो कट कर रही है वो 90 टिल्टेड है। कंटिन्यूसली देखो इस प्लेट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये इस तरीके से, है कि नहीं। तो उसके लिए हाइपरबोला के लिए तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही हो गया, समझ गए ना कटिंग सेक्शन किस तरीके से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो और अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं यहाँ पे कि सर्कल के लिए ई इक्वल टू 0, इलिप्स के लिए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, पैराबोला के लिए इक्वल टू 1, हाइपरबोला के लिए ई ग्रेटर देन 1। क्लियर है ना। और इन सभी केसेस के अंदर देखा जाए तो इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है एंगल, है कि नहीं। तो हम 90 डिग्री अगर सेक्शन में कट करें कॉनिक सेक्शन को, हाइपरबोला मिलेगा। और एंगल अगर 0 डिग्री पे कट करें मीन्स पैरेलल, है ना, तो ये आपको सर्कल मिलेगा इन बिटवीन इलिप्स एंड पैराबोला। क्लियर है कि नहीं। ये बेसिकली मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि समटाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स सर्कल पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल, दैट इज 0। अब बढ़ते हैं इस चीज़ को और मैंने ग्राफिकली देखा, 3D फिगर किस तरीके से कट होता है। दिस वन इज द सर्कल, दिस वन इज द सर्कल बनता है यहाँ से आपका हाइपरबोला है। दिस वन इज द इलिप्स, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्रॉसिंग लाइन, दिस इज द पैराबोला। ओके, अब आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। ये तो बेसिक बेसिक सारा मैंने कवर कर लिया। अब आते हैं जो हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें फंडामेंटली चीज़ें क्लियर हो गई कि किस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन, बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0,0। ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसमें बेसिकली क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन हम लिखते हैं जिसमें सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है 0,0 एंड रेडियस इज व्हाट, रेडियस आपकी दे रखी है ए, आर इक्वल टू ए। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसमें तो उसकी जनरलाइज इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, दिस वन इज द रेडियस आर, दिस वन इज द रेडियस आर। तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो गया, आर कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया,
आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैंने जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे इसके, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर दिया आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को मैंने किससे रिप्लेस किया इन पैरामेट्रिक फॉर्म में। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म इसकी हम लिखेंगे तो एक्स को मैंने मान लिया आर साइन थीटा, वाई को मैंने क्या माना, वाई वाई इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा। अगर मैं इसको पुट करते हैं तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आर इक्वल टू कितना आ गया, ए। रेडियस ऑफ द सर्कल कम्स आउट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ए जो आपका था दैट कम्स आउट इज, ठीक है ना। और एंगल क्या होगा, 0 to 2 पाई के बीच में कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो चाहे नॉर्मली कार्टेशियन फॉर्म हो, ये बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म है, दिस वन इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, बात एक ही है। क्लियर है कि नहीं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या लेते हैं, एक्स को आर साइन थीटा, वाई को सॉरी एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, ठीक है ना। ये तो हमारा तब मेरा कॉन्सेप्ट लगा जब सेंटर को मैंने क्या माना, 0,0। बट समटाइम्स सेंटर ऑफ द सर्कल इज नॉट गिवन, 0,0 मीन्स ऑरिजिन सेंटर नहीं है। तो पैरामेट्रिक जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, मान लेते हैं कि ऑरिजिन से जनरलाइज सेंटर आपका दे रखा है, सेंटर आपका H, K है। अब ऑरिजिन पे सेंटर लाइन नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, देख भाई अगर ये H, K है तो कहने का मतलब H, K जो पॉइंट है वो यहाँ से डिस्टेंस H है और फ्रॉम दिस पॉइंट दिस वन इज K। तो मैंने सेंटर की डिस्टेंस को लोकेशन कर दिया। अब कोई पॉइंट अगर जनरलाइज पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो वो अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगा दूंगा आर। तो आर का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। एक्स और वाई कंपोनेंट ले लिए तो बेसिकली टोटल लेंथ अगर पॉइंट पी को अगर मैं लोकेट करना चाहूँ तो पॉइंट पी क्या है, एक्स कॉमा वाई। इसको अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स कैन बी राइट एज, एक्स कैन बी राइट एज एच प्लस आर कोस थीटा, वाई को क्या लिख सकते हैं, के प्लस आर साइन थीटा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। इन प्लेस ऑफ एक्स वी डायरेक्टली पुट एच प्लस आर कॉस ऑफ थीटा, दैट इज द पॉइंट। वाई को लिखेंगे के प्लस आर साइन थीटा। दीज आर द पैरामेट्रिक पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन एंगल 0 to 2 पाए, एक कंप्लीट साइकिल जो सर्कल का बनेगा उसके लिए कंडीशन है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये आगे जब ज़रूरत होगी इन क्वेश्चन की, इन पैटर्न पे क्वेश्चन की, तो हम वो कराएंगे आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, ये तो मैंने सारा कुछ बता ही दिया आपको। रूल्स ऑफ ए टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, रूल्स ऑफ ए टेंजेंट लाइन टू द सर्कल। अब हम कुछ बात करते हैं जैसे सर्कल की, सर्कल्स पे टेंजेंट की कंडीशन के रूल बताता हूँ। जैसे सर्कल आपको नॉर्मली दिया हुआ है, दिस इज द एक गिवन अ सर्कल, और पहला क्या कह रहा है, ऑलवेज टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट। वो टेंजेंट की कंडीशन बता रहा है। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच करके एक लाइन पास होगी, ऑलवेज टचेज, ऑलवेज टच होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो टच ना करें। तो ऑलवेज टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। तो ये एक वन पॉइंट है ना, तो इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए ये इसका क्या हो गया, टेंजेंट, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। नेवर क्रॉसेस अ सर्कल मीनिंग इट डज नॉट पासिस थ्रू द सर्कल। नेवर क्रॉसेस, सर्कल को क्रॉस नहीं करता है। कहने का मतलब इस तरीके से नहीं हो सकता है कि अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉट द टेंजेंट, नॉट टेंजेंट नहीं है ये, ठीक है ना। नेवर क्रॉस नहीं करता सर्कल को। इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम इसका सेंटर मान लें 0,0, ठीक है ना, तो ये हमेशा रेडियस आर के परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियस है, बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पर हम कई सारे क्वेश्चन भी अभी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैसे आपका सर्कल है, कोई पॉइंट पी है, अगर ये पॉइंट पी इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, दिस इज पॉइंट एम, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, और एक कोई और पॉइंट लेते, अगर मैं अनदर एक और टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ये मान लो पॉइंट एन है ना, दिस वन इज द पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो वो ये कहना चाहता है कि परपेंडिकुलर, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, कि यहाँ पे जो दो टेंजेंट हैं कॉमन पॉइंट से,
है ना, एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट से जो दो टेंजेंट है आपकी, इनकी लेंथ बराबर होगी। कहने का मतलब लेंथ ऑफ पी एन इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी एम, ठीक है ना। अगर कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है, इफ वी कंसीडर द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट्स इक्वल, तो हम कह सकते हैं एल पी एन, जो आपका एल पी एन होगा, एल पी एन विल इक्वल टू द एल पी एम। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, कि अगर क्यू टी टेंजेंट है, दिस इज द क्यू टी टेंजेंट, और कोई सेकंड है लाइन, जैसे आर पी टी एक सेकंड लाइन है, तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि टी क्यू इंटू टी क्यू सेम एज इट इज इक्वल टू टी पी। बेसिकली यहाँ से टी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मैंने माना, टी क्यू गए यहाँ से वन टाइम, और सेम एक ही पॉइंट था इस तरफ, तो फिर टी क्यू को वन टाइम से इधर ही गए, मल्टीप्लाई दोनों को कर लिया लेंथ था। इधर क्या होगा, टी पी वन टाइम, देन मल्टीप्लाई सेम टी पी इधर गया टी आर, इसके साथ में टी आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला बन के आएगा, टी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू, जो इसी पैटर्न में लिख देता हूँ, टी पी चाहे पी टी बात एक है, पी टी इंटू आर टी। तो ये जो आपका फॉर्मूला बन के आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स आपसे लेंथ पूछ लेगा, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी है नॉर्मली, इसकी एक जनरलाइज प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, वो पता होनी चाहिए हमें। दिस वन इज द सर्कल, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी अगर इस तरीके से, पी पॉइंट एक्सटर्नल इस तरीके से, ये रैंडमली कोई एक ऐसा ले लो, जरूरी नहीं ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, जरूरी नहीं ये दोनों इक्वल हो लेंथ में। दिस इज द पी ए पॉइंट, दिस वन इज द बी पॉइंट, दिस वन इज द सी पॉइंट, दिस वन इज द डी पॉइंट। जरूरी नहीं कि लेंथ आपकी इक्वल हो, अनइक्वल भी हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे बेटा सेम मैंने जब इस पैटर्न बताया था, पी ए पे जाना है, देन पी बी पे जाना है, पी को मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है, एक्सटर्नल पॉइंट को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, पी सी देन पी डी, इस तरीके से करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी ए, वेट, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये जनरलाइज प्रॉपर्टी होती है इसकी, दिस वन इज द जनरलाइज प्रॉपर्टी, ओके। इसका हम यूज इस प्रॉपर्टी में करते समझने में, ठीक है, एक बार को देख लेना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टू टेंजेंट्स थ्योरम, वही सेम इसने रिपीट कर दिया जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आगे समझाया था। टी क्यू इक्वल टू टी पी इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा, मतलब इन दोनों की लेंथ ऑफ पी टी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू टी, दोनों इक्वल होगी, लेंथ ऑफ पी टी इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू टी इक्वल होगी अगर कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट है। दिस वन इज द कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है ना? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन बनने के हायर चांसेस होते हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ अब हम डिटेल में थोड़ी बात कर लेंगे थ्योरेटिकल पार्ट की थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर लेते हैं। तो पेयर ऑफ लाइन की बात हम करेंगे पहले। मैंने आपको पेयर ऑफ लाइन के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है, व्हाट इज पेयर ऑफ लाइन, ठीक है ना। देखो बेटा पेयर ऑफ लाइन की बात करते हैं। पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन मीन्स टू लाइन्स, ठीक है ना, जो एक जनरलाइज इक्वेशन से बनती है। बेसिकली पहले हम जनरलाइज इक्वेशन की बात करते हैं, वहां से हम सारे कंडीशन बताते हैं। जनरलाइज सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, generalized second degree non-homogeneous equation. What is this equation? Generalized second degree non-homogeneous equation. This one is the equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरलाइज सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे पहचाना ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है? बेसिकली अगर पावर को देखा जाए, यहाँ पे 2 है, दिस वन इज द 2, बट यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 0 होगी, तो पावर्स चेंज हो रही, मतलब एक्सपोनेंट आर वेरिंग, दैट्स वाई वी कैन से नॉन होमोजीनियस। सेकंड डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, दैट मीन्स सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कब? पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कब करती है?
जब डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट A B C H H G G F F. This is the 3 × 3 determinant. If comes out is equal to 0, then we can say represent a pair of lines. Okay. और ये सर्कल को रिप्रेजेंट कब करती है? ये रिप्रेजेंट सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगी? जब यही डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाए? डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना? यही आपका 3 × 3 का डिटरमिनेंट कितना हो जाए? डज नॉट इक्वल टू 0. बट इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा समझने का जो ज़रूरत है वो ये कि अगर सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट अगर कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट करने की सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि जो आपकी इक्वेशन दी हुई है, द इक्वेशन दैट इज गिवन, वो कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 को फॉलो करनी चाहिए एंड कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए, कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए. ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट हैं जो फॉलो करनी चाहिए अगर कोई सर्कल बना रहा है सेकंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है ना? और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि h इक्वल टू 0 मीन्स कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई h इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू b. ठीक है ना? ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी. क्लियर है कि नहीं? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी. आगे बढ़ते हैं. जनरलाइज सेकंड डिग्री जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल. जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0. This is the generalized equation of circle. Suppose you have given the equation of circle that is generalized center is minus g comma minus f. इसका center कितना होता है? minus g comma minus f. What is radius of the circle? That is r. Center क्या होगा circle का यहाँ पे? Center equal to the minus g comma minus f. What is radius? Radius of the circle क्या होती है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल. तो जनरलाइज इक्वेशन में ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, सर्कल की कंडीशन भी ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ही डिसाइड होती है. कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि रियल सर्कल है, रियल सर्कल है, रियल सर्कल का मतलब क्या? उसकी रेडियस क्या होगी? रियल. रेडियस क्या होगी? रियल. तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रियल होना चाहिए. और आर अगर रियल है तो कैसे पहचानोगे आर रियल है? ऑब्वियस है, आपका जो रूट के अंदर लिखा है वो प्लस होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो दिस वन इज द कंडीशन फॉर फॉलोइंग द रियल सर्कल. तो इन कॉन्सेप्ट्स पे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है ना? अगर आपसे कहूँ कि पॉइंट सर्कल है तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड दैट पॉइंट सर्कल? पॉइंट सर्कल को कैसे पहचानोगे? फॉर पॉइंट सर्कल रेडियस तो 0 ही होना चाहिए. अगर रेडियस 0 है दैट मीन्स पॉइंट सर्कल है. तो रेडियस 0 कब होगा? जब रूट के अंदर लिखा हुआ आपका 0 हो जाए. ठीक है, रूट के अंदर लिखा हुआ 0 हो जाए. और ये 0 कब होगा? इस कंडीशन को जब फॉलो करें. इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इमेजिनरी सर्कल? इन इमेजिनरी सर्कल भाई रूट के अंदर इमेजिनरी पार्ट आ जाए मीन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0. तो ये आपकी 3 कंडीशंस होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? दीज आर दी 3 कंडीशन जनरलाइज जब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हो. ठीक है ना? जनरलाइज इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हो. अब बात करते हैं कि जैसे आपको सेंटर ऑफ द सर्कल पॉइंट दिया हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ जो आपकी सर्कल होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ एच कॉमा के दी हो, सेंटर जो पॉइंट आपको दिया हो. सेकंड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर. दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सर्कल जनरलाइज. यहाँ पे एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ सर्कल होते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल. ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है ना? अच्छा, इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ.
वो ये कि सर्कल को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझो। जैसे मैंने लिखा सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मैंने एस से किसको रिप्रेजेंट किया, सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन को, सर्कल की जनरलाइज इक्वेशन को। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सेम पैटर्न पे अगर मैं इस इक्वेशन को भी लिखना चाहूँ, ये जो इक्वेशन है इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो ए स्क्वायर को आपको राइट साइड लेना पड़ेगा। दैट मीन्स एस इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो सेकंड फॉर्म ऑफ आपकी सर्कल की है, एस इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बाय माइनस के का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट द एस। और इस फॉर्मेट में लिखने का फ़ायदा क्या होता है, इस फॉर्मेट में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया हो तो उस पॉइंट की पोजीशन देख सकते हैं, उस पॉइंट की हम पोजीशन को समझ सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे बाय द न्यू हेडिंग पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ द पॉइंट को पता करना। जैसे अगर कोई पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, पॉइंट पी हैविंग पॉइंट x1 y1 आउटसाइड लाई कर रहा है सर्कल के, और कब ऑन द सर्कमफेरेंस लाई कर रहा है x1 y1, कब इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है x1 y1। तो ये चीज़ें हम कैसे पहचानेंगे, तो जो पॉइंट है ना आपका x1 y1, उसको हम नॉर्मली जो हमारा s की फॉर्म है, s ऑफ द सर्कल, s इज व्हाट, s इज व्हाट, s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है, ठीक है ना। तो इसमें हम पुट कर देंगे पॉइंट को, इस इक्वेशन में हम पॉइंट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो S1 कितना आएगा, S1 मीन्स S1 बन जाएगा जब मैंने x1 y1 को पॉइंट को पुट किया। तो जब मैंने ये पॉइंट पुट किया तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये हमारी इक्वेशन आगे बन के S1 के टर्म है, ठीक है ना, दिस वन इज द S1। तो ये हमें जब अगर S1 हमारा लेस देन 0 होगा तो यहाँ से हम कहेंगे पॉइंट लाई इनसाइड, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, जो भी पॉइंट पी है वो इंटीरियर है, जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। सेकेंड वन, अगर हमारा S1 क्या आ जाता है, S1 इज ग्रेटर देन 0, तो वो पॉइंट 100% क्या है, आउटसाइड लाई करेगा। वी कैन से दैट एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट वो बाहर की तरफ लाई करेगा, दिस वन इज द एक्सटीरियर पॉइंट। इफ S1 इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑन दी सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है ना। वो क्या लाई कर रहा है, सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है। और ये पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही पॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए कि किसी सर्कल पे फ्रॉम द पॉइंट टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं। जैसे अगर पॉइंट एक्सटर्नल है तो ऑब्वियस है टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिस वन इज द टेंजेंट इजिली टू ड्रॉ, दिस वन इज द टेंजेंट इजिली टू ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट पॉसिबल है, यहाँ पे यहाँ बात करें ऑन द सर्कमफेरेंस तो यहाँ से भी टेंजेंट पॉसिबल है, तो यहाँ से भी टेंजेंट पॉसिबल है। अगर कोई पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जो फंडामेंटल्स रूल और कंडीशंस देखे थे, टर्मिनोलॉजी को देखा था सर्कल में, उसने ऑलरेडी बोल रखा था कि टेंजेंट कभी भी सर्कल को बाइसेक्ट नहीं करता है, सर्कल को किसी दो पॉइंट पे कट नहीं करता है, ठीक है ना। सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। यहाँ पॉइंट पी से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड हो गया बट नॉट अ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल है, यहाँ पे टेंजेंट पॉसिबल है। तो यहाँ से हमें समझने को क्या मिला, यहाँ से हमें ये पॉइंट आइडिया समझ में आया कि टेंजेंट ड्रॉ होने की कंडीशन क्या है। तो हम यहाँ से सीखेंगे, आगे सीखेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। तो उसकी कंडीशन क्या समझ में आई, वहाँ से कंडीशन हमें ये समझ में आई कि जो आपका S1 है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। S1 है
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। आगे बात करते हैं। हमने सीख लिया कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ है तो हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है भाई जी, आपने पहचान लिया कि ये टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। कंडीशन भी आपने जान ली कि कैसे पहचानते हैं, किसी एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि S1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस बेस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अगर S1 इक्वल टू 0 है दैट मीन्स पॉइंट आपका सर्कमफेरेंशियल है नहीं, ठीक है ना, सर्कमफेरेंशियल पॉइंट है। और S1 अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट हम सर्कमफेरेंशियल ले लिया, S1 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ द पॉइंट P पॉइंट X1 Y1, ठीक है। एक अनदर बनाते हैं सर्कल। टेंजेंट ड्रॉ हुआ बट जो पॉइंट है वो आपका आउटसाइड है। दिस वन इज द पॉइंट P, दिस वन इज द पॉइंट P X1 Y1, ठीक है, टू द सर्कल। तो अगर मैं एक चीज़ देखूं बेटा, आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ कि लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी इसकी, तो ऑब्वियस है पॉइंट P टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है सर्कल पे ही, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे 0 आ गई। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ समथिंग लेंथ है, क्योंकि पॉइंट P तो एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये कितना होगा LT हो गया। तो LT यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे तो है नहीं लेंथ। तो LT का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला जो होता है, बेसिकली एक डेरिवेशन है, पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन, रिजल्ट सिंपल आता है बट डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है। तो समझ लो बेटा, LT इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला ही अपने आप में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। एल टी इक्वल टू अंडर रूट S1, जो S इज द सर्कल है, उसमें जब मैंने पॉइंट P को पुट किया S1, तो ये हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला LT। अब बेटा यहाँ पे जो S1 है, ऑब्वियस है रूट के अंदर अगर आप रियल चाहते हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल सॉल्यूशन के लिए। और रियल सॉल्यूशन क्या, लेंथ रियल हमें चाहिए। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो आपका S1 है, S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज लेंथ पॉजिटिव नहीं होगी। और S1 इक्वल टू 0 आएगा तो ये वाली कंडीशन हो गई। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है ना। और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट को निकालने का, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर मुझे ये LT निकालना है तो LT इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट S1, और अंडर रूट S1 जो आपको सर्कल की इक्वेशन दी है उसमें वो पॉइंट पुट करके रूट ले लेंगे और वी इजीली टू गेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं, जो ये पॉइंट मैंने अभी यहाँ पे छोड़ रखा था उसको देखते हैं।